नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिशर ट्रोप्स रिएक्शन के बारे में। फिशर ट्रोप्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके आपको देती है एल्केन्स। मतलब इसमें मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलते हैं, आपको मीथेन भी मिल सकता है, आपको इथेन भी मिल सकता है। जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ कैटालिस्ट। मोस्टली ये रिएक्शन जो है फिशर ट्रोप्स रिएक्शन जो है ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बेस्ड रिएक्शन होती है। तो हम जो भी प्रकार का हम कैटालिस्ट लेंगे तो अलग अलग कैटालिस्ट आपको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट इसमें हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो सबसे पहले फिशर ट्रोप्स रिएक्शन में CO और H2 ये मिक्सचर बनाने की ही प्रोसेस दी हुई है कि हम कैसे ये मिक्सचर को मिलेगा, कैसे मिलेगा हमें ये मिक्सचर, इसको हम ध्यान रखेंगे CO प्लस H2 को। तो इसमें होता क्या है बच्चों, सबसे पहले रेड हॉट कोक यानी कार्बन को रिएक्ट करवाया जाता है स्टीम के साथ, वाटर के साथ, यानी स्टीम वेपराइज्ड फेज में, और हायर टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको रिएक्ट करवाया जाता है। तो ये हमें क्या देता है, CO प्लस H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, जो हमारे फिशर ट्रोप्स रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं। तो वो हमें कहां से मिलते हैं, कोक को, रेड हॉट कोक या कोयला को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, स्टीम के साथ, एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जो हमारे फिशर ट्रोप्स रिएक्शन के स्टार्टिंग मटेरियल है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसको वाटर गैस रिएक्शन भी बोलते हैं। वाटर गैस रिएक्शन, जिसमें रेड हॉट कोक या कोयले को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। वाटर गैस रिएक्शन के अलावा एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम रिएक्ट कर सकते हैं मीथेन को वाटर के साथ। मीथेन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल बेस्ड कैटालिस्ट, और टेम्परेचर उसमें देते हैं अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करते हैं तो मीथेन रिएक्ट करती है वाटर के साथ, और ये भी हमें क्या देता है, CO प्लस 3H2। तो इसमें भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस मिलती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अलग से नाम है स्टीम रिफॉर्मिंग बोलते हैं इसको, स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग के बाद एक ऐसी ही एक और रिएक्शन है जिसमें हम एक्सेस में, क्योंकि हमें H2 अगर चाहिए हो, हाइड्रोजन गैस अगर हमें एक्सेस में चाहिए हो, तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए क्या करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ। और ये रिएक्शन आपकी होएगी आयरन या क्रोमियम बेस्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, या जिंक कॉपर बेस्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस H2। ये जो थर्ड रिएक्शन है इसका भी अलग से स्पेशल नाम है, और इस रिएक्शन का क्या नाम है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये फिशर ट्रोप्स प्रोसेस है, जो फिशर ट्रोप्स रिएक्शन है, इसमें तीन आपकी, इससे पहले फिशर ट्रोप्स रिएक्शन शुरू होने से पहले तीन रिएक्शंस होगी। एक होगी वाटर गैस रिएक्शन, जिसमें रेड हॉट कोक को H2O के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पे गर्म करेंगे स्टीम के साथ, तो CO प्लस H2 बनेगी, एक ये रिएक्शन। एक है स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग में भी CO प्लस H2 ही बनता है, लेकिन वो किससे, मीथेन या दूसरे एल्केन्स भी ले सकते हैं मीथेन की बजाय, और स्टीम के साथ उसकी रिएक्शन कर देंगे निकिल के साथ, टेम्परेचर के साथ, तो ये बन जाएगा। और तीसरी रिएक्शन है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें CO प्लस H2O स्टीम लेंगे, आयरन क्रोमियम बेस्ड कैटालिस्ट हो सकता है, या फिर
जिंक कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट हो सकता है। लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होएगा इस रिएक्शन में, तो भी CO2 प्लस H2 गैस हमें यहाँ से मिल सकती है। मेन यहाँ से हमें क्या चाहिए था, H2 गैस चाहिए थी जिसमें वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की प्रोसेस की गई हो। ये तीन बेसिक रिएक्शन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब हम फिशर-ट्रॉप्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी स्टार्टिंग में बता रखा है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फिशर-ट्रॉप्स रिएक्शन, और जो BSc फाइनल ईयर के बच्चे हैं बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, उनके सिलेबस में है फिशर-ट्रॉप्स रिएक्शन सिंथेटिक गैसोलीन। सिंथेटिक गैसोलीन क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 5 कार्बन से लगभग 12 कार्बन तक का जो हाइड्रोकार्बन होगा उनको क्या बोलते हैं, गैसोलीन। तो सिंथेटिक गैसोलीन फिशर-ट्रॉप्स रिएक्शन में कैसे बनती है, जैसे अभी बताया CO प्लस H2, इसको जब हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, आयरन बेस्ड कैटलिस्ट या फिर कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट भी ले सकते हैं कि प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, आपके एल्केन्स बनाएगा। आयरन और कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट लेंगे तो एल्केन बनाएगा। इसमें मतलब अलग अलग कैटलिस्ट है। अगर हम निकिल लेते हैं तो निकिल कैटलिस्ट जो है वो मीथेन ही बनाएगा, या फिर अगर हम जिंक ऑक्साइड लेते हैं तो वो जो कैटलिस्ट होंगे उसमें मिथेनॉल मिलने की संभावना रहती है, अल्कोहल। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बच्चों? मैकेनिज्म बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म में क्या बताता है कि जो हमारे कैटलिस्ट की सरफेस होगी, कैटलिस्ट की सरफेस पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड एडजॉर्ब हो जाएगी, सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड एडजॉर्ब होके फिर नेक्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी इसकी सरफेस पे ही। तो ये मेटल की सरफेस होगी जैसे, और इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड डिसोसिएट हो जाएगा, तो कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, फिर जब H2 गैस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही इंट्रोड्यूस की है और वो मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी। नेक्स्ट स्टेप में जब हम H2 गैस इंट्रोड्यूस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 मिथाइलिन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो दो वैलेंसी के लिए मैंने कार्बन के 2 बॉन्ड बना दिए मेटल के साथ, मिथाइलिन ग्रुप। इसको ऐसे भी नॉर्मली भी दिखा सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, CH2 ग्रुप ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है तो मैंने ऐसे डबल बॉन्ड के साथ मिथाइलिन ग्रुप दिखा दिया मेटल के साथ। अब क्या होएगा, इसकी फिर फर्दर आगे H2 के साथ जब रिएक्शन होएगी या फिर CO के साथ फर्दर आगे जब रिएक्शन होती जाएगी कंटिन्यूस, तो क्या होता जाएगा, जो हमारी मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पे CH2, दूसरे पास भी CH2 और कहीं कहीं हाइड्रोजन भी कहीं कहीं CH2 और ज्यादा अटैच होते रहेंगे कंटिन्यूसली। फिर फर्दर अगले स्टेप में क्या होता जाएगा, जो ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप इस मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप बन जाएगा CH3, और कहीं कहीं ये CH2 और भी अवेलेबल होंगे CH2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ये अब इस मेटल कार्बन के बॉन्ड के बीच में फिर दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो यहां से फिर चेन प्रोपेगेट होना शुरू कर देगी, CH2 CH3, और कहीं फिर और CH2 अवेलेबल होंगे यहीं पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में चेन और प्रोपेगेट हो जाएगी, CH2 CH2 CH3। इस तरीके से ये चेन जो है कंटिन्यू प्रोपेगेट होती रहेगी अलग अलग कैटलिस्ट के लिए। तो हमने जो किया है, हमने सिंथेटिक गैसोलीन के लिए किया है जिसमें C5 से C12 तक हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं। ओवरऑल जो फिशर-ट्रॉप्स रिएक्शन है, इसमें कई सारी रिएक्शंस हो सकती हैं और कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन
कौन सा प्रोडक्ट असली में बनेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कैटालिस्ट कैसा ले रहे हैं, क्या उसकी रिएक्शन की कंडीशन रख रहे हैं, कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर रख रहे हैं। इन अलग अलग डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से फिशर ट्रोप्स रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन जो कॉमन है रिएक्टेंट हमेशा फिशर ट्रोप्स रिएक्शन में यही रहेंगे। इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के कई कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। सिंथेसिस गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये पूरा बच्चों आप लोगों का मैकेनिज्म था, पूरी रिएक्शन थी सिंथेटिक गैसोलीन की फिशर ट्रोप्स रिएक्शन की, जो BSc के फाइनल ईयर के सिलेबस में दी हुई है बंसीलाल यूनिवर्सिटी में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।